गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम लोग जो है मिनरल्स पे मेटालिक मिनरल्स की बात की थी और मेटालिक मिनरल्स में आयरन और उसके ग्रुप के मिनरल्स डिस्कस किए, गैलेना डिस्कस किया और गैलेना में सिल्वर, लेड, जिंक, कॉपर, ये सभी हम लोगों ने गैलेना के ओर के नाम से डिस्कस कर लिया। एक आप लोगों का जो काफी कीमती खनिज है वो रह गया है। हम लोगों का जो क्लास पैटर्न है, वैसे आज का टॉपिक हम लोगों का जो है वो एनर्जी रिसोर्सेज है। आज हम लोग इस पर बात करेंगे, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज। हम लोगों ने इससे पहले जो यहाँ कंप्लीट किया या जो पढ़ा, इसमें हम लोगों ने मेटालिक मिनरल्स पढ़ लिए, लगभग सभी मेटालिक मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट थे वो डिस्कस किए। लेकिन एक टॉपिक जो था वो आपका रह गया, जैसे आज इस पर हम बात करेंगे, आप लोगों को काफी पसंद ही है, गोल्ड। इसके बाद हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज पर जाएंगे। एनर्जी रिसोर्स के बाद आप लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे और ट्रांसपोर्ट जब इतना हो जाए, जब हमारे पास एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, मिनरल हो गया, तब हम लोग इंडस्ट्रीज को देख लेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन हमारे मेंस में बनते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी में प्रीलिम से बनते हैं, लेकिन जितना बनता है उतना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए लोग डिस्कस करेंगे गोल्ड। और गोल्ड का जो मिनरल है वो गोल्ड का ऑक्साइड है। यानी कि गोल्ड गैलेना में नहीं आता है। गोल्ड का सिंबल हम लोग जानते ही हैं, AU, क्योंकि गोल्ड जिस रॉक से निकलता है उसका नाम है ऑराइट। इसीलिए गोल्ड का सिंबल भी AU है। अब जो गोल्ड हमें मिलता है वो दो तरीके से मिलता है। एक तो हमें चट्टानों में मिलता है, जिन्हें गोल्ड बीन्स कहते हैं। दूसरा जल की धाराओं के द्वारा बहकर जाता है, इसे एलुवियल गोल्ड कहते हैं। तो ये जो गोल्ड है, जैसे हमने कहा कि ये कोई रॉक है, ये रॉक्स के अपने क्रिस्टल्स हैं। रॉक क्रिस्टल में ये गोल्ड पतली पतली लाइनों के रूप में, यानी बीन्स के रूप में मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड गोल्ड बीन्स। दूसरा जो गोल्ड है, कोई मैदान है या कोई पहाड़ी का ढाल है, जैसे झारखंड की पहाड़ियां हैं, ये इस तरीके से। अब इन पहाड़ियों पर नदी ने लाकर के सैंड जमा कर दी है। तो जब बालू में अगर कोई मिनरल होता है, कोई खनिज है, दिस इज द सैंड। अब ये एरिया है, मान लो ऐसे दिखाई दिया आपको, यहां पर ये नदी के द्वारा बालू जमा की गई है। दिस इज द सैंड डिपॉजिटेड बाय द रिवर। ये है। तो अब इस रिवर पर यहां गोल्ड की लाइनें दिखाई देंगी, ऐसे गोल्ड के पार्टिकल जमा होते हैं। दिस इज कॉल्ड गोल्ड स्ट्रीक। तो ये तो हमने गोल्ड बीन्स कहा, इसे हम एलुवियल गोल्ड कहेंगे या इसे हम प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। कहीं भी बालू में अगर कोई चीज मिल रही है, चाहे वो यूरेनियम मिले चाहे गोल्ड मिले, अगर रिवर बालू के साथ हमें कोई मिनरल मिल रहा है तो दैट इज कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट। तो एलुवियल गोल्ड का दूसरा नाम प्लेसर डिपॉजिट भी है। और जो रॉक में होता है, दिस इज द रॉक। ये किसी चट्टान का टुकड़ा है, रॉक ब्लॉक है। इस रॉक ब्लॉक में जो पीली लाइनें आपको दिख रही है, तो इन्हें हम गोल्ड बीन्स कहते हैं। हमारे यहाँ जितनी कर्नाटक वाली गोल्ड माइंस हैं वो इसी प्रकार की है। जो कर्नाटक गोल्ड माइंस हैं वो आपकी गोल्ड बीन्स हैं। वहां चट्टानों में ये पतली पन्नी के रूप में ये मिलता है। तो जैसे आपने कोई एक रॉक का टुकड़ा खोद लिया ये इस तरीके से, तो पता लगा इस टुकड़े पर पतले पतले आवरण के रूप में, एक पतली चादर के रूप में ये गोल्ड चढ़ा हुआ है। एकदम एक पतली पन्नी जैसी चढ़ी होगी, ये ऐसे, इधर भी ऐसे चढ़ी हो सकती है।
या ये पतली लाइन के रूप में हो सकता है। तो अगर ये पतली पन्नी के रूप में है तो इसे हम गोल्ड रीफ भी कहते हैं। ये सब ध्यान रखना, अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखने में आपको लगेगा कि हमने गोल्ड का एक बड़ा सा भारी, पूरा गोल्ड ही है, गोल्ड नहीं है, इस पर सिर्फ गोल्ड की एक पतली सी पन्नी जैसी चाहिए हुई है। बड़ा धोखा हो जाता है। ये गोल्ड रीफ है। गोल्ड रीफ या ये सभी चट्टानों में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें रॉक गोल्ड कहा जाता है। ये और ये जो नदियों के द्वारा जमा किया गया, रिवर के साथ जमा होता है, ये रिवर फ्लो है, उसके साथ जमा हो रहा है, नदी के साथ, दिस इज कॉल्ड एलुवियल गोल्ड। एलुवियल गोल्ड के बारे में अगर एग्जांपल आपको देने हैं तो झारखंड बड़ा उसका सटीक एग्जांपल है। ये तो यहां अगर हम लोगों से माइंस पूछी जाए तो इसकी जो फेमस माइन है जहां गोल्ड का प्रोडक्शन 1871 से शुरू हुआ, और दूसरी बहुत पुरानी माइन है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होता, हट्टी। बन्नी हट्टी की लड़ाई आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर में, या रायचूर मैदान की लड़ाई, तो ये बन्नी हट्टी कहां हमें मिलता है? रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। तो हट्टी अगर मैच करने के लिए आ जाए, कोलार ये साउथ वेस्ट कर्नाटक में पड़ता है, दिस इज नियर बेंगलोर, ये बेंगलोर के पास मिलेगा। ये लोकेशंस है। लेकिन अगर झारखंड में आ जाए तो झारखंड में ये हमें गोल्ड नदी में मिलेंगे, तो नदी के नाम से ही आप समझ सकते हैं, सुवर्ण मीन्स गोल्ड, तो नेम ऑफ द रिवर इज सुवर्ण रेखा। जगह भी वहां सोना पाट, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया गोल्ड में रिजर्व में बहुत पुअर है। इंडिया के पास गोल्ड की कमी है, तो इंडिया हैज द डेफिसिट ऑफ द गोल्ड। भारत में सोने का अभाव है। गोल्ड इज डेफिशिएंट इन इंडिया। ये इंडिया केजी में गोल्ड प्रोड्यूस करता है। इंडिया का जो अपना नेटिव गोल्ड है, जो देसी गोल्ड है, वो किलोग्राम में है, कुछ केजी, 100-200 केजी इंडिया लगभग गोल्ड प्रोड्यूस कर पाता है। तो गोल्ड इज डेफिशिएंट इन इंडिया। तो इंडिया में अपना जो नेटिव गोल्ड है, नेटिव गोल्ड प्रोडक्शन वो केजी में है, 100 to 200 केजी पर ईयर। तो प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज वेरी लो, बट डिमांड इज वेरी हाई। गोल्ड की मांग भारत में बहुत ज्यादा है। केवल घरेलू खपत में, घरेलू खपत मतलब हो गया कि ज्वेलरी के लिए इंडिया को 200 मिलियन टन से भी ज्यादा गोल्ड की जरूरत पड़ती है। इंडिया रिक्वायर्स slightly more than 200 million tons of gold पर ईयर। जरा सोचिए, अब कितने परिवार हैं भारत में? जनसंख्या के आधार पे अगर आप भारत की जनसंख्या 1 बिलियन भी मान लें और एक आदमी की डिमांड 1 ग्राम हो जाए, 1 तोला छोड़िए, वो तो लगभग 10 ग्राम का होता है, तब भी भारत में 1 बिलियन ग्राम गोल्ड की जरूरत पड़ जाती है। इफ ईच पर्सन हैज द डिमांड ऑफ गोल्ड पर ग्राम इन अ ईयर, अगर एक व्यक्ति को भी 1 ग्राम गोल्ड की जरूरत पड़ जाए तो सोचिए इंडिया में कितनी बड़ी डिमांड प्रोड्यूस हो सकती है। इंडिया हैज वेरी बिग मार्केट। तो गोल्ड का भारत में मार्केट बहुत बड़ा है। और जो प्रोडक्शन है वो बहुत लो है। प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड इन इंडिया इज वेरी लो, बट मार्केट मींस द डिमांड ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई। इसीलिए इंडिया जहां से भी पॉसिबल होता है वहां से गोल्ड मंगाता है। हमारा जो नेटिव प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बहुत कम है, वो केजी में है, और हमें जरूरत है मिलियन ऑफ टन्स में। तो वी रिक्वायर द गोल्ड इनटू मिलियन ऑफ टन्स एंड प्रोड्यूस इन केजी। ये है। तो हमें कितने तरह के यहाँ गोल्ड मिल सकते हैं? हमारे क्वेश्चन सिर्फ कितने हुए? ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ जो बनेगा वो यही बनता है कि हमें प्रीलिम्स में कोलार कहाँ का है? कर्नाटक। तो कोलार माइंस, अट्टी माइंस, ये फेमस है। नदियों में अगर देखा जाए तो झारखंड से सुवर्ण रेखा, सोनापाट, ये सब वो प्लेसेस हैं जहां से हमें गोल्ड मिल जाता है। अब बात भारत में आती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की, उन्हें भी हम लोग डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग एनर्जी रिसोर्सेज पर पहुंचते हैं। समझ में आया? तो नाउ कम टू द नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इन सब में बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस की जो डिमांड है वो बिल्कुल कन्वेंशनल है, इसी तरह के आते हैं।
नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो वे सारे मिनरल्स जिनका यूज मेटल के अलावा अन्य दूसरे कामों में हम करते हैं उन्हें हम लोग नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं, जिन्हें कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इन्हें दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक वो जो फ्यूल के रूप में यूज नहीं होते, नॉन फ्यूल, और दूसरे वो जो ईंधन या फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। फ्यूल मिनरल्स हमारे किस कैटेगरी में आते हैं तो दे कम्स अंडर द पावर रिसोर्स। इनको हम लोग वहां डिस्कस कर लेंगे। दे आर द पार्ट ऑफ द पावर रिसोर्सेज। इनसे हमें पावर यानी बिजली मिलती है। अब नॉन फ्यूल मिनरल्स बेसिकली जहां यूज होते हैं वो ध्यान रखना है, जैसे सीमेंट बनाने में, ये इनके यूज हैं नॉन फ्यूल मिनरल्स के। ग्लास बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, ये सब यूज होते हैं। यानी कि फ्यूल के अलावा इनके दूसरे उपयोग हैं। तो सीमेंट के लिए जिनका यूज होता है वो आपके कौन से मिनरल्स हैं? लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या सैंड भी यूज करते हैं कुछ लोग, सैंडस्टोन, एल्यूमिना और दूसरे चीजें सीमेंट बनाने के काम आते हैं। ऐसे ही जब हमें कांच बनाना होता है तो कांच बनाने के लिए भी हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। सैंड, लाइमस्टोन, कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इन सबका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसी तरह फर्टिलाइजर को भी बनाने के लिए पाइराइट्स, पाइराइट से हम लोग सल्फर प्रोडक्शन भी करते हैं। ज्यादातर पाइराइट से सल्फर निकाला जाता है क्योंकि इसमें सल्फर की अधिकता होती है। आयरन सल्फाइड है ये, और इससे स्टील नहीं बनाते क्योंकि सल्फर स्टील को खराब कर देता है। नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, रॉक फॉस्फेट, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका उपयोग हम लोग फर्टिलाइजर बनाने में करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के रूप में बहुत सारे स्टोन्स, मार्बल, ग्रेनाइट, ये कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने के लिए उसमें माइका का यूज किया जाता है। तो ये सभी क्या है? हमारे नॉन मेटालिक, नॉन फ्यूल मिनरल्स। नॉन मेटालिक में ये नॉन फ्यूल है। हाँ, डोलोमाइट भी, जहां लाइम लिख रहे हैं, लाइम के साथ साथ डोलोमाइट, जिप्सम, ये भी यूज करते हैं। तो ये सब बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन इन पर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, वो पॉइंट्स जरूरी है। अब एक तरफ से चलते हैं। जैसे लाइमस्टोन है और ये आपके डोलोमाइट है, जिप्सम है। इन सब पर अगर पानी डाला जाए तो ये आसानी से घुल जाते हैं। लाइमस्टोन ये लिख रखा है आपने, यहां आपने लिखा डोलोमाइट, जिप्सम, ये ऐसे अगर इन पर पानी पड़ता है तो घुल जाते हैं। इसीलिए इंडिया में ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट हमें वहां मिलेंगे जहां जहां या इनका प्रोडक्शन वहां से किया जाएगा जहां पर रेनफॉल कम है। तो अगर रेनफॉल की बात करी जाए तो आप लोग इंडिया के मैप पर इसे आसानी से कर सकते हैं। अब हम ये कहां पर ये बचे रह जाएंगे? ये वहां बचे रह जाएंगे जहां वर्षामान कम है। तो अगर हम वर्षामान की बात करें तो ये जो हमारी लाइन चली जाती है, ये 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट है। ये कम वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ ये इधर फिर अधिक वर्षा है। तो ये सारे एरिया जहां पर, यहां हम लोगों ने देख ही लिया, ज्यादातर हमें क्या मिलेगा? तो ये बेसाल्टिक प्लेट्यू है, और बेसाल्टिक प्लेट्यू के कारण यहाँ अब ये चूना वगैरह नहीं मिलते। तो अब ये चूना वगैरह हमें इस एरिया में दिखाई देंगे। ये ड्राई एरिया है। और दूसरा ड्राई एरिया हमें यहां मिल जाएगा, ये सेंट्रल इंडिया। तो अब आप समझ गए हैं कि जो सीमेंट के लिए जो सुटेबल क्षेत्र है भारत में वो यही है। एक तो ये मध्य भारत,
दूसरा ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया, क्योंकि यहाँ वर्षामान कम है, ये शैडो जोन्स हैं, और यहाँ अगर वर्षा कम होगी तो जल्दी से ये घुलते नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या इसको तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फ्यूल रिसोर्सेज को, इसको पावर रिसोर्सेज में पढ़ लेंगे। यहाँ लिखेंगे लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कार्बोनेट्स आर इजिली soluble in water, so they are deficient into high rainfall area. Thus, these minerals are deficient into ये कम होते हैं, इनका अभाव होता है, ये डेफिशिएंट है इनटू हाई रेनफॉल एरिया। अपने आप ये तय हो गया कि हमें ये अबंडेंटली कहां मिलेंगे। दीज आर व्हाट, रेन डेफिशिएंट एरिया, जहां वर्षामान कम होगा। रेन डेफिशिएंट एरिया आर द एरिया ऑफ द लाइमस्टोन, कार्बोनेट्स, जिप्सम एक्सेट्रा। यही है एरियाज ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडा, तरह तरह के, ये सब हमें मिलेंगे। ये कंसेप्ट आपको याद रखना होगा कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही सीमेंट कारखाने पाए जाते हैं। क्यों, कैमूर भी, रोहतास, कैमूर, ये सब हमारे सेंट्रल इंडिया के पार्ट हैं। साउथ वेस्ट बिहार, बहुत सही। ये ऐसा, ये अगर हम लोग आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये साउथ वेस्ट बिहार, कैमूर, ये सब आ जाएंगे। जिस जिस एरिया में थोड़ा रेनफॉल कम होगा वहीं पर ये इसकी पहाड़ियां शेष होंगी, बची होंगी। हाई रेनफॉल एरिया में ये मिनरल्स जल्दी नहीं मिलते। याद हो गया। अब आप लोग अपने मिनरल्स के फैक्ट वाले नोट्स को खूब पढ़ेंगे, जितना ये कंसेप्ट याद रहेंगे और आसानी से आप कर लेंगे। हर चीज को, किस जगह को, किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि हम उसको आंख मीच के रखते रहें। अब बात आती है कि अगर हमें ग्रेनाइट यूज करना है तो ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, तो हमारे पास यहाँ अरावली की पहाड़ियों में हमें क्या मिलेगा, मेवाड़ पठार पर यहाँ ग्रेनाइट मिल जाएंगे। क्योंकि ग्रेनाइट किस तरह की रॉक है, तो इट इज फाउंड इनटू अरावली हिल्स। ये है। उदयपुर के पास अगर हम लोग चले जाएंगे तो मकराना मिलता है। मकराना का ये व्हाइट मार्बल बहुत फेमस है। मकराना कहाँ का, उदयपुर के पास, राजस्थान। क्या फेमस है यहाँ का व्हाइट मार्बल। कुछ खास चीजें हम लोगों को ध्यान रखनी है। व्हाइट मार्बल यहाँ आगे हजारीबाग का हिस्सा है, तो हजारीबाग के हिस्से में यहां से हमें माइका मिल जाएगा। हजारीबाग, कोडरमा। कोडरमा तो अपने व्हाइट मार्बल के, सॉरी, व्हाइट माइका के लिए फेमस है। तो कोडरमा इज वेल नोन फॉर व्हाट, व्हाइट माइका, सफेद अभ्रक के लिए ये जाना जाता है। तो इतने आपके पास यहां नोट्स पहुंच गए, इससे खास काम आपके हो जाएंगे इन सब पर। तो बिल्डिंग मटेरियल, स्टोन्स, इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, पावर रिसोर्स की। नाउ कम टू द पावर रिसोर्स। पावर रिसोर्सेज को हम लोग दो तरीके में बांटते हैं। पहला तरीका है कि जो पोल्यूशन के बारे में जो हमें जानकारी हुई, प्रदूषण और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, और उसके बारे में अवेयरनेस की जब बातें आती हैं तो इट इज द 1970s, 1970। तो 1970 तक हमने जितने ऐसे एनर्जी रिसोर्स ढूंढ लिए थे जो कमर्शियल भी थे, जिनसे बिजली बनाई जाती थी और उसे बेचा भी जाता था, बड़े पैमाने पर जिनका प्रोडक्शन होता था, तो उन्हें हम लोगों ने कन्वेंशनल नाम दे दिया, कन्वेंशनल पावर रिसोर्स। जब इन्वायरमेंट अवेयरनेस हुई और इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को कम करना है, तो नए रिसोर्सेज की ओर हमें जाना पड़ा, जिनका प्रोडक्शन कम था और बड़े पैमाने पर इनकी कोई खरीद फरोख्त भी नहीं होती थी, नॉन कन्वेंशनल। तो पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन में हम लोग बांटते हैं। कन्वेंशनल में जो हमारे पास आ गए, इनको हम लोगों ने दो में बांट लिया, फॉसिल रिसोर्सेस और नॉन फॉसिल रिसोर्सेस।
नॉन फॉसिल मिनरल्स कहना चाहिए, यहाँ सब प्रयोग करते हैं। फिर कहा था कि ये चैप्टर हम लोग यहाँ जुड़ जाता है। ये फॉसिल रिसोर्सेज और द फॉसिल मिनरल्स। नॉन फॉसिल मिनरल्स, फॉसिल मिनरल्स में हम लोगों को बेहतर पता है। कोल वेरियस टाइप्स के, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तो इनको हम लोग यहाँ दो ग्रुप में बांट देते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। नॉन फॉसिल्स को न्यूक्लियर मिनरल्स, और नॉन न्यूक्लियर मिनरल्स न्यूक्लियर मिनरल्स में आपके यूरेनियम, थोरियम और इसमें आपका लिथियम बैटरी बनती है, इनको मेंशन कर सकते हैं। एक तरीके से हमारे ये क्लीन रिसोर्स भी हैं। तो नॉन फॉसिल मिनरल्स कम्स अंडर द क्लीन रिसोर्सेज, और जितने नॉन कन्वेंशनल हैं वो भी सभी क्लीन रिसोर्सेज हैं। अब इनमें से जब हम इनकी बात करते हैं, तो अब ये मिनरल्स नहीं है, अब ये पावर के नाम से जाने जाते हैं। सोलर पावर, विंड पावर, बायोगैस, और जो वेस्ट होता है दुनिया भर का, उन सबसे एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, जियोथर्मल वगैरह भी सभी इसी में आते हैं। टाइडल एनर्जी, एक बड़ी लंबी सी लिस्ट है, लेकिन इन सबको एक नाम से रखा जा सकता है। ये कभी खत्म ना होने वाले रिसोर्सेस हैं, एग्जॉस्ट नहीं होते, नॉन एग्जॉस्टिबल, या इन्हें एक और नाम दिया जाता है, बार बार ये रिसाइकिल होते हैं, रिसाइक्लिंग रिसोर्सेज। अब हम लोग आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। तो लिथियम है, अब लिथियम के साथ साथ यहाँ क्रायोजेनिक फ्यूल भी आ गया है, हाइड्रोजन वाला, वो भी शामिल है। ये पहले नहीं थे, ये बिल्कुल नए हैं, क्लीन भी हैं। These are the ग्रीन पावर रिसोर्सेज। तो भविष्य में सबसे ज्यादा एनर्जी कल को हमें मिलेगी, तो ये बैटरी पर और ये क्रायोजेनिक फ्यूल पर। हाइड्रो पावर मिनरल्स में नहीं आता, तो जो हाइड्रो पावर को अगर हम लोग बिग पावर में बड़ी हाइड्रो पावर रखते हैं तो यहां शामिल करेंगे। लेकिन कौन? बड़े मेगा हाइड्रो पावर। लेकिन जैसे ही हम लोग छोटे हाइड्रो पावर की बात करेंगे, स्मॉल हाइड्रो पावर, तो जो स्मॉल हाइड्रो पावर है वो हमारे इसमें आते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर का प्लेस अलग है, क्योंकि ये 1970s के बाद इनका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हुआ। तो जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन 1970 के पहले का है वो कन्वेंशनल है, जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन दुनिया में 1970 के बाद शुरू हुआ वो नॉन कन्वेंशनल है। क्रायोजेनिक मतलब हाइड्रोजन गैस पर आधारित। आइंस्टाइन में आप लोग पढ़े होंगे, क्रायो मींस लो टेंपरेचर पर हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक। क्रायो मींस वेरी लो, जेनिक मींस प्रोड्यूस्ड। जो लो टेंपरेचर पर जनरेट होता है उसे हम क्रायोजेनिक कहते हैं। तो यहाँ कन्वेंशनल मींस वो है जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन बिफोर द 1970। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन जिनका वाणिज्यिक उत्पादन स्टार्टेड
बिफोर 1970। जिनका वाणिज्यिक उत्पादन 1970 के पहले प्रारंभ हुआ वो कन्वेंशनल है, और जिनका कमर्शियल प्रोडक्शन 1970 के बाद प्रारंभ हुआ कहीं भी दुनिया में ये खास खास चीजें आफ्टर 1970, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी होगी। तो इसी बेस पर इन्हें हम कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में बांट लेते हैं। सुना बहुत होगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि आप सरकारी कागज पत्र नहीं पढ़ेंगे, प्लानिंग और पॉलिसी। जब आप अधिकारी होंगे तब वहां ये चीजें मिलेंगी। तो पावर रिसोर्सेज को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांट दिया, एक वो पावर रिसोर्स जो कन्वेंशनल है, एक वो पावर रिसोर्स जो नॉन कन्वेंशनल है। उनकी डेफिनेशन भी हो गई। अब बात आती है किसकी? कोल की। तो कोल बनता कैसे है? फॉसिल से। तो फॉसिल अगर कोई है तो फॉसिल किसमें बदल जाएगा? तो कोल बनने के लिए फॉसिल चाहिए। फॉसिल जब स्टोर होके बदलने लगे रॉक में तो इसे हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। और जब पेट्रिफिकेशन के बाद इसमें से नॉन कार्बन रिमूव होने लगे, मेटालिक चीजें धुल करके निकल जाएं और कार्बन का अंश बढ़ने लगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। और कार्बोनेशन के बाद कोल बनता है। तो कोयला कब बना? फॉसिल बने। और फॉसिल कब बने? जब बड़ी मात्रा में जो फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड दब जाए, उनका सबडक्शन हो जाए। तो अगर फॉरेस्ट लैंड का सबडक्शन हो जाता है, इफ द फॉरेस्ट लैंड गेट सबडक्टेड, नीचे जमीन में बड़ी बड़ी फॉरेस्ट एरिया दब जाती है, है कौन सी गतिविधि होगी? टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण। ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, अगर टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गई तो फॉरेस्ट दब गए, और फॉरेस्ट के दबने से यहां फॉसिल्स बने। तो फॉरेस्ट लैंड थी, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण फॉसिल्स में बदल गई, ये फॉसिल्स बने। फॉसिल्स पर जब ये भूगर्भ में गए तो हीट और दबाव पड़ा, तो ये पेट्रिफिकेशन हुआ, और पेट्रिफिकेशन के बाद यहां पर धीरे धीरे कार्बन की मात्रा बढ़ने लगी, तो उस प्रोसेस को हम कार्बोनेशन कहते हैं। देन कोल इज फॉर्म्ड, कोयला बनता है। तो कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, तो इसमें क्या लगा होगा? लंबा समय लगता है। और ये सभी कैसे हैं? फिक्स हैं। तो एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये मिनरल्स हैं। तो जहां जहां मिनरल्स हमने लिख दिया है, इट मींस दे आर एग्जॉस्टेबल, तो समाप्त हो सकते हैं। इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया है? वो नॉन एग्जॉस्टेबल हैं, तो ये साहब एग्जॉस्टेबल हैं। तो एक और आपने नॉन एग्जॉस्टेबल लिखा है, तो यहां इनको हम एग्जॉस्टेबल लिख देंगे। ये समाप्त प्राय है। अब आपका ये चार्ट आपको बहुत मदद कर देगा। अब इसमें जो भी शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, ये कैसे बनते हैं? तो यहां हमें फॉरेस्ट लैंड मिला था। फॉरेस्ट लैंड मतलब इसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह सकते हैं। तो फॉरेस्ट लैंड ऑब्लिक वी कैन से द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो कहीं कहीं अगर ये शब्द प्रयोग कर दिया गया है, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जमीन पर। तो दूसरे इकोसिस्टम जिन्हें हम एक्वेटिक कहते हैं, अगर जलीय पारितंत्र हैं, अगर इनका सबडक्शन हो जाए या ये दब जाएं, तो ये भी फॉसिल्स में चेंज हो जाएंगे। और इनके फॉसिल्स में गैसेस होंगी, ये लाइट मटेरियल होते हैं, और गैसेस आपस में जुड़ेंगी। दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन, एंड कैटिनेशन मेक द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब आप लोग इनसे रिलेटेड जो भी छुटपुट क्वेश्चन आते हैं वो यहां कर सकते हैं। तो जीवन हमें या तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के रूप में मिलता है, या जीवन हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के रूप में मिलता है। दोनों से हमें क्या मिल सकते हैं? जिसे हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। आप लोग शब्दों में इतने तंग हैं कि इसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जो बार बार रिसाइकिल होगा वो रिन्यूएबल हो जाएगा। नॉन एडजस्टेबल है। अब समझ में आया? तो सबके लिए हमें इंटरनल क्या चाहिए? यहां भी प्रेशर चाहिए और यहां भी प्रेशर चाहिए। अब इन सब पर एक एक से चले हम लोग, तब समझ में आएगा। तो ये एक बड़ा चार्ट हो गया जिससे हम लोग कई चीजें समझ पाएंगे। तो कृष्णा, यू गॉट व्हाट आर द रिन्यूएबल और रिसाइक्लेबल पावर रिसोर्सेज? ये दोनों एक ही होते हैं। पेट्रिफिकेशन मींस रॉक लाइक सब्सटेंस, बिल्कुल सही। पेट्रा मींस रॉक। अब हम लोग एक एक पर आए, ये चार्ट बना लिया। तो नाउ कम टू फर्स्ट वन, द कोल।
कोल है क्या? तो ये रॉक है। तो मोस्ट ऑफ द कोल आर व्हाट? द सेडिमेंट्री रॉक मेड ऑफ द फॉसिल्स। लिखिए, कोल, मोस्ट ऑफ द कोल्स आर सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। किस तरह के सेडिमेंट्स थे? फॉसिल्स के, मेड ऑफ फॉसिल्स। तो जब ये सेडिमेंट्री है तो सॉफ्ट होंगे, लेकिन सभी कोल सॉफ्ट नहीं होते। तो कोल में एक एंथ्रासाइट भी है। तो एंथ्रासाइट क्या है बताइए? दिस इज द मेटामॉर्फिक रॉक। ये हार्ड होता है, मेड ऑफ फॉसिल्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो रॉक्स हैं वो ये हैं सबसे सॉफ्ट रॉक, जिसमें हमें स्ट्रेटा दिखाई देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अगर ये अपनी जगह पर कंप्रेस हो जाए, मान लो ये, तो कंप्रेस होकर के ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे और इनमें हमें अब क्या मिलेंगे? तो दीज आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब अगर इसमें इंट्रूजन ऑफ मैग्मा हो जाए, तब ये नॉन क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन एंड वेरी हार्ड रॉक्स आर फॉर्म। तो हमें 3 रॉक्स मिल गए। कौन कौन? इग्नियस, हार्ड, मेटामॉर्फिक। ये ना बहुत हार्ड ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट, और ये सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट। ये हमेशा सॉफ्ट होते हैं, ये हमेशा हार्ड होते हैं। तो इनको रिलेटिवली हम लोग मीडियम हार्ड कह सकते हैं। अब कोल क्या है? तो अगर हम लोग कहें तो हमारे पास लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सॉफ्ट रॉक्स हैं। लिग्नाइट एंड बिटुमिनस, ये दो कोयले सॉफ्ट हैं। तो जब ये सॉफ्ट रॉक्स हैं, इट मींस ये दोनों सेडिमेंट्री है। अब बात आ गई, किसी ने कह दिया पीट। तो पीट कैसा होगा? ये अभी फॉसिल से पेट्रीफाइड हुआ है, केवल कॉम्पैक्ट हो गए हैं फॉसिल्स, दीज आर द पेट्रीफाइड फॉसिल्स। लेकिन अभी इसका कार्बोनेशन नहीं हुआ है, इसीलिए कई लोग पीट को कोल नहीं मानते। क्लियर? ये है। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होगा वो है आपका एंथ्रासाइट। यहां हमें हाईएस्ट कार्बन मिलता है, और पीट में कार्बन कंटेंट लोएस्ट होता है। ये है। तो अब यहां पर कोल किसकी कैटेगरी में आएगा? तो कोल कम्स अंडर द सेडिमेंट्री रॉक, बट एंथ्रासाइट कम्स अंडर द, तो जो ज्यादातर जो कोल बने, जो टर्सरी एज में कोल बने, वो एंथ्रासाइट हैं, और जो उससे पहले बने वो सॉफ्ट कोल्स हैं। तो कोयले का विकास धरती पर अलग अलग समय पर हुआ है। तो हम लोग अगर धरती की बात करें, तो धरती में सबसे जो पुराना टाइम है, जब से जीवन है, जीवन से ही हम लोग बात करें, तो पुराने जीवन वाला टाइम पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक, मीसोजोइक के बाद सेनोजोइक। अगर इन सबको हम लोग गिनती में गिने, तो सेनोजोइक में टर्शियरी और क्वार्टरनरी टाइम आता है। हम लोग क्वार्टरनरी में बैठे हैं प्रेजेंट टाइम। मेसोजोइक को सेकेंडरी कहा जाता है, जो टर्शरी से पहले है, और पैलियोजोइक प्राइमरी में आता है। प्राइमरी को कैम्ब्रियन टाइम 2 हिस्से में बांट देता है। कैम्ब्रियन से जो पहले का है, जहां हमें फॉसिल फ्यूल नहीं मिलते, वो रॉक्स होंगे सभी प्री कैम्ब्रियन। तो जहां जहां हमें प्री कैम्ब्रियन रॉक्स मिलेंगे, वहां हमें कोयला नहीं मिलेगा। कोयला पूरे दुनिया में 3 प्रकार का ही हो सकता है, पैलियोजोइक, मीसोजोइक और टर्शियरी, यानी कि सेनोजोइक। भारत का अधिकांश कोयला अंडर हाई टेम्परेचर इन केस ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशन, जो अधिकांश कोयला है वो हमारा गोंडवाना है। तो इस समय जब भारत में जो बने, वही इंडिया का सबसे ज्यादा कोल है बड़ी मात्रा में। दिस इज द गोंडवाना कोल। भारत में मीसोजोइक के समय जो बना वो बहुत ही घटिया कोल है, इट इज कॉल्ड पीट। भारत में जो सीनोजोइक के समय जो टर्शरी में बना, वो तमिलनाडु में
इग्नाइट कोल है नेवेली का, इग्नाइट फेमस जगह है, दिस इज कॉल्ड नेवेली। और नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु। अगर कोई पूछ ले कि तमिलनाडु का नेवेली कोल किस टाइम का है, तो इट इज ऑफ टर्सरी। सेकेंडरी समय के जो कोल बने वो पीट पीट बहुत कम मात्रा में है। तो भारत का जो अधिकांश कोयला है इंडिया का, वो गोंडवाना कोल है। और उसके बाद ये लिग्नाइट है, बहुत कम मात्रा में पीट है। तो मोस्ट ऑफ द कोल इन इंडिया आर द गोंडवाना कोल। तो भारत के जो अधिकांश कोयला है वो यही है। मोस्ट ऑफ कोल ऑफ इंडिया कितना? 97% जितना भी कोयला है इंडिया का, वो गोंडवाना कोयला है। बाकी कोल का अमाउंट काफी कम है। तो बचा कितना? 3% मोस्टली, लगभग। वो क्या है? लिग्नाइट है। लिग्नाइट में मैक्सिमम कहाँ है? नेवेली में। अन्य जगह भी है, लेकिन नेवेली ध्यान रखना होगा, इतने से हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, तो जो अब जम्मू कश्मीर में जहां मेटामॉर्फिक होंगे, अमितेश चीजों को पकड़ रहे हैं आसानी से। क्लियर? मेटामॉर्फिक रॉक मेड ऑफ फॉसिल्स हैं। इसमें कितना परसेंट कार्बन होता है, ये बहुत पूछा जाता है। 80 टू 90% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, एंथ्रासाइट। और इसमें जो वोलाटाइल मैटर होते हैं बहुत कम होता है, गैस वगैरह। वोलाटाइल कंटेंट इज लो, इसीलिए ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, लेकिन जब पकड़ लेता है तो आग छोड़ता नहीं है। और ये कैसा है? हार्ड है।
तो कोक कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, कोक को हम किस किस से बना सकते हैं? कोक इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथ्रासाइट एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल, इनसे बनता है। हर जगह फॉसिल्स नहीं होते, जहां फॉसिल्स होंगे वो भी फॉसिल में लकड़ी वाले वृक्ष होने चाहिए, वुडी फॉसिल्स होने चाहिए, वहीं पर कोल बनता है। अगर फॉसिल्स बहुत सॉफ्ट हैं, एक्वेटिक लाइफ है, हर्ब्स वगैरह है, तो फिर वहां कोल नहीं, पेट्रोलियम बनेगा। तो किस तरह के फॉसिल्स जमीन में दब रहे हैं, इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि कहां कोयला बनेंगे और कहां पर ये। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंथ्रासाइट और जो बिटुमिनस है वो हमारे इंडस्ट्रियल यूज के हैं, क्योंकि इनसे क्या बनता है, इनसे कोक बनता है। तो कोक इज प्रोड्यूस्ड, तो इंडस्ट्रियल यूज के जो हमारे कोक हैं वो कोयले हैं, वो हमारे कौन कौन है, एक एंथ्रासाइट और दूसरा बिटुमिनस, ये दो है। और बिटुमिनस में भी कौन सा बिटुमिनस, जो हाई ग्रेड बिटुमिनस है, यही हमारे ज्यादा काम आता है। तो चाहे बिजली बनानी हो तो थर्मल पावर प्लांट है, और जो मेटलर्जिकल प्लांट हैं जिनसे हम मेटल बनाते हैं, दे कंज्यूम द एंथ्रासाइट एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस। थर्मल पावर प्लांट एंड मेटलर्जिकल प्लांट जो होते हैं वो इन दो कोयले को खाते हैं। लिख लीजिए, थर्मल पावर प्लांट्स मेटलर्जिकल प्लांट्स, जैसे आयरन स्टील बनाना है, ये कंज्यूम करते हैं कोकिंग कोल। और कोकिंग कोल्स में कौन कौन आता है, एंथ्रासाइट एंड हाई ग्रेड बिटुमिनस। ये इन पॉइंट से आप लोग तो बिटुमिनस कितने हो गए, दो। वन इज लो ग्रेड बिटुमिनस, जहां पर कार्बन की क्वांटिटी कम है, लेस देन 65। तो अगर किसी ने आप लोगों से पूछ लिया व्हाट आर द हाई ग्रेड कोल, हाई ग्रेड कोल कौन से होते हैं, वो सारे कोल्स हाई ग्रेड कहे जाते हैं जिनमें कार्बन का अमाउंट 65% से ज्यादा हो, चाहे जितना हो जाए। तो बिटुमिनस आ गया एक, और एंथ्रासाइट आ गया। एंथ्रासाइट इज ऑलवेज हाई ग्रेड, क्योंकि उसमें कार्बन की जो क्वांटिटी है इट इज ऑलवेज मोर देन हाउ मच, ये हमेशा 80% से ज्यादा ही होती है। इसीलिए सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल हमें दिखता है, दैट वो मिलता है, दैट इज द एंथ्रासाइट। तो इंडिया के पास ज्यादातर कौन सा कोल है, वो है गोंडवाना कोल। और गोंडवाना कोल को हम किस प्रकार का कोल कहेंगे, दैट इज पैलियोजोइक। तो इन सब के आधार पर आप आसानी से कंसेप्चुअली इन्हें रिलेट कर सकते हैं। बाकी चीजें हम लोग अभी इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, अगर हम लोग भारत में कोल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गोंडवाना कोल के जो बड़े भंडार हैं वो यहाँ हजारीबाग प्लेट्यू, दामोदर और उसकी सहायक नदियां, देन यहाँ रामगढ़ हिल्स, महानदी बेसिन, गोदावरी। तो ये दामोदर से लेकर के गोदावरी बेसिन तक हमें ये कोयला मिलता है। ये कौन सा कोल हो गया, दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द, कुछ हमें यहाँ मैकाल रेंज। तो मैकाल रेंज में यूपी और सॉरी यूपी का नाम आ गया आपका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये बटा हुआ है। थोड़ा सा कोयला यहाँ उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी मिलता है, तो ये भी एमपी के साथ वहां साझा करता है। तो ये यहां पर जो हमने माइन लिखी है, ये सोनभद्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बटी हुई है, और इस माइन का नाम है सिंगरौली, सिंगरौली। और यहां आ जाएंगे जो छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच शेयर होती है, सिंगारेनी। मिलते जुलते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं। बाकी आपकी झरिया, रानीगंज,
ये सभी दामोदर वैली है। ये उड़ीसा और इन सब में महानदी बेसिन है। दिस वन इज सिंगरेनी इज गोदावरी बेसिन। तो ये कौन सा कोयला है जो हमने यहां मेंशन किया है? दिस इज द गोंडवाना कोल। ये गोंडवाना कोल का डिस्ट्रीब्यूशन है। लिग्नाइट कोल जो हमें सबसे ज्यादा मिलता है वो यहां दिखता है। ये लिग्नाइट है और ये तमिलनाडु। हिमालय में हमें दोनों तरह के कोल मिलते हैं। हिमालयाज हैव द लिग्नाइट एज वेल एज द एंथ्रासाइट। हिमालय में कुछ जगह हमें एंथ्रासाइट भी दिख जाता है, कश्मीर वैली वगैरह में, लेकिन ये बहुत कम है। अब आप समझ गए होंगे ये भी टर्सरी का है और ये भी टर्सरी का है। तो लिग्नाइट ऑल्सो बिलोंग टू द टर्सरी एज एंड दिस एंथ्रासाइट ऑल्सो बिलोंग्स टू द टर्सरी एज। लेकिन हमें कुछ कोयला, ये पीट वगैरह जो दिखता है कच्छ में, पीट इज अवेलेबल इन टू कच्छ, बट कच्छ कोल इज मीसोजोइक and this Gondwana coal already know it is Paleozoic। तो आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। तो गोंडवाना का ज्यादातर नाम बिटुमिनस है। तो मोस्ट ऑफ गोंडवाना कोल इज द बिटुमिनस। सम गोंडवाना मे हैव द हाई क्वालिटी यानी हाई ग्रेड कोल। तो जो इंडिया में जो पैलियोजोइक कोल है वो ये है। मोस्ट ऑफ द पैलियोजोइक और गोंडवाना नाइस लो ग्रेड बिटुमिनस। लेकिन हमें कुछ मात्रा में, जैसे few places may have high grade bituminous oblique anthracite। तो वो एक्सेप्शन केस है, बहुत ज्यादा नहीं है। दीज आर झरिया एंड रानीगंज। लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं। इन स्थानों पर भी अधिकांश कोयला बिटुमिनस ही है। थोड़ा बहुत हमें हाई ग्रेड एंथ्रासाइट या ये मिलते हैं इन स्मॉल अमाउंट। तो जो लार्ज अमाउंट है झरिया और रानीगंज की वो बिटुमिनस ही है। दैट इज द बिटुमिनस। ये बिल्कुल स्पष्ट पता रहना चाहिए, जिसमें कहीं कोई रटने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ऐसे कहते हैं, रफली बोल दें कि गोंडवाना कोल इज द बिटुमिनस, तो बहुत गलत नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत कम जगह पर ही हमें हाई ग्रेड ये मिलते हैं। दिस इज द पैलियोजोइक कोल और गोंडवाना कोल। मोस्ट ऑफ द गोंडवाना कोल इज लो ग्रेड बिटुमिनस। ज्यादातर ये लो ग्रेड बिटुमिनस है। हाई ग्रेड बिटुमिनस या एंथ्रासाइट बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, जिसके आपके एग्जांपल हैं झरिया और रानीगंज। ये भी नहीं कि इनका पूरा कोयला हाई ग्रेड है, हाई ग्रेड भी कम मात्रा में मिलता है। तो अब सीधी बात है, इंडिया इज बाउंड टू इंपोर्ट द हाई ग्रेड कोल सो दैट इंडिया कैन फुलफिल द नीड ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स एंड मेटलर्जिकल प्लांट। ये चीज ध्यान रखनी। तो भारत जो है वो हाई ग्रेड कोल को आयात करने के लिए क्या है, मजबूर है, कॉम्पेल्ड है। इंडिया इज कॉम्पेल्ड टू इंपोर्ट द हाई ग्रेड कोल। इंडिया हैज टू इंपोर्ट high grade coal from abroad। तो भारत को बाहर से हाई ग्रेड कोल मंगाना ही होगा। तो वी इंपोर्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया मेनली द हाई ग्रेड कोल। तो भारत जो अपना हाई ग्रेड कोल है वो इंपोर्ट करता है फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड में दो जगह से हम ज्यादा मंगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। दोनों कहां पड़ते हैं? तो ये दोनों ईस्ट में पड़ते हैं। तो इधर से जो कोयला लेकर आता है ये पहुंचता है सिर्फ
विशाखापत्तनम। इसीलिए विशाखापत्तनम में हमें बड़ी मात्रा में, इधर से हमने बताया था कि क्या आ जाएगा, आयरन ओर पैलाडिला से आयरन ओर ले लें बस्तर से, और हाई ग्रेड कोल एब्रॉड से आ जाए तो विशाखापत्तनम में स्टील प्लांट है। हाँ, कई देशों से हम मंगाते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर सबसे सुटेबल जो फैक्ट लगे, जिससे हमारे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाएं, उनको करिए। सारे फैक्ट्स के चक्कर में रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ हमने कौन सा स्थान बताया, दिस इज द विशाखापत्तनम। ये विशाखापत्तनम है। तो विशाखापत्तनम में इधर से क्या पहुंचा, आयरन ओर और ये कोल। तो आयरन ओर कल हम लोगों ने पढ़ा था, ये बस्तर से आ गया, कोल बाहर से आ गया, इंपोर्टेड कोल। तो अब यहां हमें क्या मिलेगा, स्टील प्लांट, विशाखापत्तनम स्टील प्लांट। विशाखा एसपी, एसपी मींस स्टील प्लांट। इतने से आपको रिकॉल हो जाए। बहुत सारे फैक्ट, इतने ज्यादा फैक्ट मत पढ़िए, उतने फैक्ट ध्यान रखिए जो उससे कि हम दूसरे चैप्टर में भी लिंक कर लें, आसानी से करते जाए। तो रसिया है, यूक्रेन है। तो यूक्रेन में जैसे आपका डोनबास एरिया है, बहुत बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है। डोनबास के बाद रसिया का कुजबास एरिया आता है। तो ये सभी ब्लैक सी के नॉर्थ में पड़ते हैं और वहां से ये वर्ल्ड को कोयला देते हैं। तो ये खास चीजें सिर्फ ध्यान रखिए, जिससे कि एक चीज अगर पूछी जाए तो थोड़ा एनालिसिस कर लें। जैसे विशाखापत्तनम स्टील प्लांट आया, इंडस्ट्री आई, तो इंडस्ट्रीज की डिमांड क्या क्या है, वहां से मिनरल्स को ध्यान रखिए, तभी सरल हो सकता है, नहीं तो बड़े पैमाने पे रट्टा मारना पड़ेगा। तो जहां पर ज्यादा कंप्रेशन हुआ होगा या हार्ड प्लांट बॉडी रही होगी, तो वहां गोंडवाना में हमें थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, हाई ग्रेड बिटुमिनस या एंथ्रासाइट मिल जाएगा। तो ये बात हम लोगों ने किसकी कर ली, ऐसे तो बहुत सारी साइट्स हैं, सबको रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोल को हम लोगों ने डिस्कस किया, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो कोल इज द पार्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल। कोल किस क्रिया का परिणाम है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनेशन। कार्बोनेशन से पहले पेट्रिफिकेशन, उसके पहले फॉसिल्स। फॉसिल्स के लिए वहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज होनी चाहिए, फॉल्टिंग हो जाए, फोल्डिंग हो जाए, इस तरह की टेक्टोनिक एक्टिविटी से ये कोयले का निर्माण होगा लैंड पर। अब हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करें किसको, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को। बाकी चीजें जो मेंस में पूछी जाएंगी वो अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो इकोनॉमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, तो वो मेंस में वहां बताया जाएगा। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फिल्म्स के लिए अभी आप यहां इतना ही देखें। तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमें कहां मिलेंगे, एक्वेटिक बॉडीज में, जहां फॉसिल्स जमा हो रहे हो, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में। तो ये कहां बनते हैं, एक्वेटिक बॉडीज, यानी ऐसा जल जिसमें एक्वेटिक लाइफ है। हमने 2 बार लिखा है एक्वेटिक बॉडीज, ये वर्तमान में है, प्रेजेंट, और ये एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट। ये पहले यहां एक्वेटिक बॉडीज थी, तो एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट एंड एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द प्रेजेंट। ऑफ प्रेजेंट टाइम, इन सबको हम लोग अगर यहां मैप से देखते हैं तो और हमेशा के लिए आसान हो जाएगा। ये हमने लिया इंडिया, हिमालय, यहां पर आज हमारे प्लेन है, ये रहा आसाम प्लेन। यहां चले जाएं तो ये गुजरात का कोस्टल प्लेन। यहां कभी क्या थे, एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट। अब अगर हम लोग इन सब में आ जाएं, ये हमारे कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ मींस ये जो एक्वेटिक बॉडीज हम लोगों ने किए, इसका कलर चेंज कर दे, एक्वेटिक बॉडीज ऑफ प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टाइम का है, तो हमने येलो कलर से दिखा दिया। ये एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट, तो एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट यानी आसाम के तेल कुएं और कॉन्टिनेंटल सेल्फ के तेल कुएं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल रीजन्स ऑफ द प्रेजेंट में हमें ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ पर मिलते हैं। और ये एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट, ये प्लीस्टोसीन एज में जो मैदान बने हैं, प्लेन्स ऑफ प्लीस्टोसीन,
ये प्लीस्टोसीन टाइम में जो मैदान देश में बने, उनमें हमें ये दिखाई देंगे जिन्हें हम लोगों ने कहा एक्वेटिक बॉडीज ऑफ द पास्ट, तो मैं बांट लिया। यस, हमें सिर्फ कहां मिलते हैं? इंडियन ओशन में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर। तो इज द इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल लैकिंग ऑयल रिजर्व्स? जितने डीप पार्ट हैं, डीप पार्ट में ऑयल रिजर्व्स नहीं होते। लिख लो, डीप पार्ट एंड बेसिन्स ऑफ द ओशन, कोई भी ओशन या बे हो, डू नॉट हैव ऑयल रिजर्व्स। मोस्टली ऑयल रिजर्व्स दुनिया में या भारत में कहां मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आर द पार्ट वेयर द डेप्थ इज लेस देन 100 फैथम, और 100 फैथम के बाद लाइफ नहीं होती, और जब लाइफ नहीं होगी तो फॉसिल्स नहीं होंगे। तो मुंबई हाई इज लोकेटेड एट द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो अगर आप मुंबई हाई की बात करेंगे, दिस इज द मुंबई हाई। ये किस पर लोकेटेड है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहां जाए कृष्णा गोदावरी, जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ये, तो हमें यहां जो मिले ऑयल वेल ऑफ अपर आसाम, आसाम के इस पूर्वी भाग में ही तेल कुएं हैं या रिजर्व हैं। ऑयल फील्ड्स और ऑयल वेल ऑफ अपर आसाम। यहां मिलेंगे गुजरात प्लेन, और जो यहां मिलेंगे राजस्थान ऑयल फील्ड, राजस्थान में जो ऑयल फील्ड में दो तेल कुएं हैं, भाग्यम और विजयम। अब समझ में आ गया? कहीं भी किसी भी गहरे सागर में कभी नहीं होते। ये कोस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये ओशनिक बॉटम है। अब आपने यहां से बना लिया, ये सी लेवल है। क्लियर? हमें लाइफ कहां तक मिल सकती है? तो सी लेवल को हम 0 कहते हैं। तो लाइफ को हमने कहा कि हमें कितने गहराई तक मिली? 100 फैथम तक। यहां लाइफ, नॉर्मल लाइफ इज एब्सेंट। जो लाइफ होती है नीचे की, वो बहुत ही अलग है। तो सागर में सामान्य जीवन यहां नहीं पाया जाता, और जब जीवन ही नहीं होगा तो काहे के फॉसिल्स, और जब फॉसिल से नहीं है तो फिर काहे का तेल। समझ में आ गया मितेश? तो यहां हमें क्या मिलेंगे? लाइफ। ये लाइफ मिलती है हमें, टॉप की लाइफ को पेलाजिक कहते हैं। ये टॉप सरफेस पर लाइफ पेलाजिक है, इसीलिए इनके सड़ निकलने से गैस बनती है, ऊपर निकल जाते हैं, और उनकी बॉडी में पेलाजिक के कैल्शियम या सिलिका होती है, तो वो कैल्केसियस और सिलिकेसियस डिपॉजिट्स में ही मिलते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ऐसे ये और दूसरी लाइफ मिलती है। यहां हमें सामान्य जीवन यही मिलता है, नॉर्मल लाइफ। रटना कहीं नहीं पड़ता है, अगर हमने एक चीज किसी एक जगह पढ़ी है और उसे अगर हम कनेक्ट कर लें। समझ गए? तो आसाम का प्लेन और ये सब वाटर बॉडी थी इंडिया के नॉर्थ में टर्सरी एज में। धीरे धीरे वही वाटर बॉडी एक के बाद एक बदलती गई। तो सबसे पहले टिथिस सी, ग्रेटर हिमालय, फिर उसके बाद जो वाटर बॉडी बनी उसे लेसर हिमालय, और फिर उसके बाद जो वाटर बनी जिसे हम इंडो ब्रह्म यानी इंडस और ब्रह्म का वाटर कहते थे, उससे ये ग्रेट प्लेन बना है। इस काल में ग्रेट प्लेन बना है प्लीस्टोसीन में। तो प्लीस्टोसीन टाइम में ऑयल फील्ड्स ऑफ अपर आसाम। तो भारत में जितने भी हैं तेल के भंडार, वो सभी नवीन भंडार हैं, और आसानी से हमें कम गहराई पर मिल जाते हैं। तो इनका हम एक्सप्लोइटेशन कर लेते हैं। लेकिन यहां जो होंगे हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल रिजर्व ग्रेट प्लेन में, हिमालय में, ये सब कैसे होंगे? काफी अधिक गहराई पर। यहां पर हमें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिल सकते हैं, लेकिन कहां पर? एट द डेप्थ। इसलिए इनका सर्वे चलता रहता है कि अगर हमें कम गहराई पर मिल जाए तो इनका हम एक्सप्लोइटेशन कर लें। तो ये पॉसिबल रीजन्स में आते हैं, गंगा की बेल्ट और तराई क्षेत्र सभी। अब कहां रहता है पेट्रोलियम? तो हम लोग इसे भी समझ सकते हैं। ये मान लो एक सरफेस है। अब इस सरफेस पर यहां कुछ ऊंचा है और कुछ नीचा है सरफेस के नीचे। तो जो सरफेस के नीचे ऊंचा है इन्हें हम एंटीक्लाइंस कहेंगे, और जो नीचा है वो सिंक्लाइन कहेंगे। ऊपर से जितना ये पानी पिएंगी चट्टानें, वाटर, तो वाटर आकर के कहां स्थान धारण करेगा? सिंक्लाइंस पर, अंडरग्राउंड में, क्योंकि वाटर भारी होता है। ऑब्वियसली जो गैसें होंगी वो जाके, या पेट्रोलियम हल्का होता है तो दे ऑक्यूपाई द प्लेस। तो यहां हमें क्या मिलेंगे? वाटर। इसके रिजर्व ज्यादा होंगे, और यहां मिलेगा पेट्रोलियम। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों पेट्रोलियम
हमें एंटीक्लाइंस पर मिलता है। तो पेट्रोलियम इज फाउंड एंटीक्लाइंस बिलो द सरफेस। क्योंकि सिंक्लाइंस किसके द्वारा ऑक्युपाई होती है? वाटर के द्वारा। तो ये कौन सी जगह है? पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हमें किस पर मिला? एंटीक्लाइंस बिलो द सरफेस, सतह के नीचे। तो ये लाइन क्या है? सरफेस। इस डायग्राम से अब आप बोल देंगे कि पेट्रोलियम इज प्रेजेंट ओवर द एंटीक्लाइंस बिलो द सरफेस बिकॉज पेट्रोलियम इज लाइट। क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है वो कैसा है? हल्का है। और जो वाटर है वो रिलेटिवली हैवी है। तो कौन स्थान नीचे धारण करेगा? वाटर। और पेट्रोलियम डिस्प्लेस होकर के कहां? हाँ बिल्कुल, लेकिन बिहार में कहां मिलेगा? ये सब हमें काफी गहराई पर। तो गंगा बेसिन में इन सब में हमें जल की अधिकता के कारण जो पेट्रोलियम है वो बहुत डेप्थ पर मिलता है और इसके रिजर्व अभी एस्टिमेट नहीं किए गए हैं। वैसे ओएनजीसी इस काम को करता है। तो इन फील्ड का जो सर्वे करता है, तो फील्ड्स आर सर्वेड बाय, फील्ड सर्वे का काम ओएनजीसी करता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो 1970 से ओएनजीसी इसी काम में व्यस्त है कि देश के पेट्रोलियम रिसोर्सेज को बढ़ाया जाए। तो ऑयल फील्ड की बात आ गई। इसमें करंट वाले हमने ये आपको नाम बता दिए। यहाँ आसाम में आप चले जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे आपको तेल कुएं मिल जाएंगे। शिवसागर, रुद्रसागर, मोरान हुगरीजान, लकवा, असीमपुर, पथरिया। ये सब आपको याद भी नहीं रखने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग यहाँ ध्यान रखें जहां से शुरू हुआ पेट्रोल का प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट में, एक वही ये यहाँ अहमदाबाद के पास आप चले जाएंगे, अहमदाबाद, कलोल, और ये यहाँ हमारे प्लेन पर ये सब बहुत इतने नाम। हाँ, नाहरकटिया, डिगबोई, रुद्रसागर। तो यहाँ बहुत सारे तेल कुएं हैं। डिगबोई, DOI, डिगबोई, नाहरकटिया, ये बहुत फेमस है। इसके अलावा कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इन्हें भी ध्यान रखना। शिवसागर, रुद्रसागर, मोरान उगरीजान, लकवा, मसीमपुर, पथरिया, बहुत सारे। सबको यहाँ कोई खास रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सभी मिलेंगे किस पर? रॉक पर। उतना आपको डिटेल नहीं करना है। तो उसके ऊपर हमेशा इम्परवियस रॉक लदी रहनी चाहिए। यहाँ इनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा होगा? नहीं तो ये सब बाहर निकल जाते। इसे हम कहते हैं नॉन परवियस। नॉन परवियस को नॉन पोरस भी कह सकते हैं। रॉक ये उसकी छत सी बनाए रखते हैं। इन्हीं को ड्रिल करके यहां तक पहुंचा जाता है। तो अगर ड्रिल करके हम सिंक्लाइन पर पहुंच गए तो पानी मिल जाएगा, और अगर ड्रिल करके एंटीक्लाइन पर पहुंच गए आसाम में तो हमें तेल मिल जाएगा। ये और ये ज्यादातर जो एंटीक्लाइंस होते हैं ये नॉन पोरस ही होते हैं। ये तेल और पानी को नीचे जाने से रोक देते हैं। रहते कहां? उपस्थित हैं सबके सब सॉफ्ट रॉक में रहते हैं। तो बीच में यहाँ क्या दिखाई देगा? सॉफ्ट रॉक्स होंगे। वही इनको धारण कर सकता है, लेकिन बेस जो नीचे का होगा वो हार्ड रॉक, परवियस रॉक का होगा। क्लियर? अब हम लोग और इसके आगे चलें तो जरा देखते हैं। तो हम लोगों ने कोल को डिस्कस कर लिया, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब बात आती है न्यूक्लियर मिनरल्स की, नाभिकीय खनिज। न्यूक्लियर मिनरल, नाभिकीय खनिज। तो जो न्यूक्लियर मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही हैवी एलिमेंट हैं। इनका जो सोर्स होता है वो है मैग्मा इंट्रूजन। तो जिन जिन क्षेत्रों में प्राचीन काल में भूगर्भ से मैग्मा आया होगा उनमें ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहे होंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सोर्स है जो क्रस्ट में, वो है मैग्मा इंट्रूजन विच अकर्ड इन द पास्ट। तो बहुत पहले मैग्मा का इंट्रूजन हुआ हो। तो न्यूक्लियर मिनरल्स मींस द रेडियो एक्टिव मिनरल्स। इन्हें हम इस नाम से भी बोल सकते हैं। वी कैन से रेडियो एक्टिव मिनरल्स। ये है। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनटू क्रस्ट? तो वो क्या है सोर्स? ये जो सोर्स है सिंपल था, मैग्मा इंट्रूजन। अंदर से मैग्मा है,
into crust. Deep past, बहुत प्राचीन काल में ये है। अगर मान लो ये क्रस्ट रही, ये क्रस्ट की रॉक्स हैं और नीचे से मैग्मा का इंट्रूजन हुआ, तो मैग्मा के इंट्रूजन से अंदर ही अंदर इग्नियस रॉक्स बन जाएंगे। इनके ठंडे और ठोस होने से कुछ समय बाद हमें यहाँ क्या दिखाई देगा? इग्नियस रॉक्स। अरे हम समझ रहे हैं, टाइम घड़ी मैंने देखी नहीं। ओके ठीक ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने समय पर। चलिए, तो इसके आगे आपको हम कल बताएंगे कैसे मैथोलिथ बनते हैं, और मैथोलिथ से हमें रॉक पर न्यूक्लियर मिनरल्स मिल जाएंगे, तो रांची का जादू गुडा भी आपको समझ में आएगा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के वो सभी। ऑलराइट, हम लोग इस क्लास को अभी यहीं रोक लेते हैं।